नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन गुप्त सम्राट, महान शासक समुद्रगुप्त, जिनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है, प्रयाग प्रशस्ति इनकी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत, मूल स्रोत है। जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं, उन्हीं जानकारियों के आधार पर यह वीडियो बनाया जाएगा। आज के इस वीडियो का विषय होगा, शीर्षक होगा कि हमारे उस दिग्विजयी सम्राट की तुलना नेपोलियन से करना कहाँ तक उचित। तो इसी संदर्भ में हम अपनी धारणा रखेंगे। तुलना की जाती है, महान व्यक्तित्वों की तुलना की जाती है। जो भी महान व्यक्तित्व होते हैं उनकी तुलना दूसरे से की जाती है, और तुलना करना कोई बुरी बात नहीं है। तुलना ही तो की जाती है, तभी तो व्यक्तित्व में निखार आता है। तो यहाँ तुलना हमारे उस दिग्विजयी सम्राट की आधुनिक नेपोलियन से की गई है। तो दो बिंदुओं पर हमारी असहमति है। यह तुलना कहाँ तक उचित, इसी संदर्भ में हम आगे अपनी बात रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। आप भी सुनिएगा। हो सकता है ये हमारी धारणा है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि तुलना आज की नहीं है, बहुत पहले की है। और पीसीएस स्तर तक के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये न जाने कितनी बार यह पूछा जा चुका है। यह जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो हम इस पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन असहमति तो व्यक्त की ही जा सकती है। दो बिंदुओं पर, सिर्फ दो बिंदु हमारी इसमें असहमति है। मैं उन्हीं बिंदुओं पर आता हूँ। पहले असहमति कि हमारे जो समुद्रगुप्त, गुप्त सम्राट, महान शासक, दिग्विजयी सम्राट आज से 1500 वर्ष पहले भारत की धरती पर राज करते थे, दिग्विजयी सम्राट थे। उनको आधुनिक शासक, विश्व के महान शासक, फ्रांस के महान शासक नेपोलियन से उनकी तुलना की जा रही है। तो जहाँ तक हम धारणा रखते हैं, हमारी जो राय बनती है, हमारे हृदय में जो विचार आते हैं, वो ये कि हम प्राचीनता की तुलना नवीनता से करें और उनसे अच्छे गुण लेकर हम आधुनिक समाज में अच्छाई करें। तो तुलना प्राचीन से नए की जाती है, न कि नए से प्राचीन की जाती है। जो मतलब हमारे मन में जो विचार आते हैं, तो एक असहमति मेरी है कि तुलना होनी चाहिए थी नेपोलियन की समुद्रगुप्त से, कहना चाहिए था कि फ्रांस के समुद्रगुप्त, लेकिन कहा गया भारत के नेपोलियन। तो कहाँ तक ये उचित है? हो सकता है हम गलत हों, लेकिन एक तो ये सिर्फ तुलना, महानता में हम नहीं उंगली उठाएंगे। नेपोलियन अपनी जगह पे बहुत बड़े शासक, महान शासक हैं, और हमारे समुद्रगुप्त तो दिग्विजयी हैं, उनमें हमारी असहमति नहीं है। लेकिन तुलना में इस दृष्टि से असहमति है कि वो 1500 वर्ष पूर्व के दिग्विजयी सम्राट और ये आधुनिक काल के शासक हैं फ्रांस के, और विश्व के दिग्विजयी सम्राटों में उनकी गिनती होती है। एक दूसरा कि समुद्रगुप्त और उनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। हमारे दिग्विजयी समुद्रगुप्त सर्वगुण संपन्न थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें वो पारंगत नहीं थे। सिर्फ वो विद्या अनुरागी ही नहीं थे, सिर्फ वो एक गुण ही नहीं रखते थे, सिर्फ बहुगुण ही नहीं थे। जिन गुणों में उनकी पकड़ थी वो पूर्ण थी। और हम अगर बात नेपोलियन की करें, नेपोलियन से उनकी तुलना करें, या नेपोलियन के गुणों की बात करें, तो नेपोलियन भी बहुत बहुगुणी थे। लेकिन नेपोलियन मूल रूप से एक दिग्विजयी शासक की तरह थे, एक महान सेनानी थे, एक कुशल सेनापति थे। मुझे जो लगता है, मैं जो प्राप्त करता हूँ, वो भी विद्यानुरागी थे, बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान था और बहुत सारे क्षेत्रों का भी उनको ज्ञान था। लेकिन तुलना अगर की जाए तो गुण में, गुणधर्म में बड़ा अंतर आता है। अब हम कुछ गुणों की बात करते हैं। अब हम एक चीज कि नेपोलियन के गुणधर्म की चर्चा करके हम नेपोलियन का संदर्भ छोड़ देंगे कि नेपोलियन को पढ़ने पर जो प्रभाविता हमको दिखती है, कि उनमें प्रभाविता उस वीर सेनानी की अधिक है, एक कुशल सेनापति की अधिक है, एक विजय प्राप्त करने की क्षमता का भाव अधिक है। मतलब एक वो शासक की तरह और एक सेनानी की तरह नेपोलियन हमको अधिक दिखते हैं, जैसे कि हमारी धारणा बनती है। अब हम अपने समुद्रगुप्त की तरफ चलते हैं, अपने महान उस दिग्विजयी सम्राट की तरफ चलते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे वे दिग्विजयी सम्राट कुशल सेनानी, कुशल सेनापति, पराक्रमी योद्धा, सर्वगुण संपन्न, विद्यानुरागी, विद्वान, विद्वानों के आश्रयदाता, महान संगीतकार, महान गायक, कवि। कोई ऐसा गुण नहीं था एक व्यक्तित्व का जो उनमें न हो और जो पूर्णता को न प्राप्त कर चुका हो। इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने अपनी विचार रखे हैं, उन्होंने राय रखी है। यहाँ तक कि डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने उनके संदर्भ में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि धन में वो कुबेर के समान थे। आप ध्यान दें, धन में वो कुबेर के समान थे, न्याय में वो वरुण के समान थे, ज्ञान में, बुद्धि में वो बृहस्पति के समान थे,
वीरता में वो इंद्र के समान थे, अच्छे लोगों के लिए वो एक विकल्प थे, वो एक विकल्प देते थे, अच्छे लोगों के लिए वो एक ऐसे कहेंगे कि वो उम्मीद की प्रतीक थे। लेकिन दुष्चरित्र लोगों के लिए वो वज्र के समान थे, वो एक तरफ से तूफान थे। और कहा ही जाता है कि एक आधुनिक समय में एक गाना बड़ा प्रचलित है, दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। तो निश्चित रूप से समुद्रगुप्त ऐसे थे, हर क्षेत्र में वो पारंगत थे। अब प्रयाग प्रशस्ति में भी उनकी प्रशंसा में न जाने कितने गुणगान हैं। प्रयाग प्रशस्ति ही तो प्रशस्ति है, उनकी प्रशंसा है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि जैसे माँ गंगा शिव की जटा से निकलती हैं और तीनों लोगों को प्रभावित कर देती हैं, ऐसे ही समुद्रगुप्त का यश चारों तरफ से निकलता है और पूरे तीर्थ त्रिभुवन को वो पवित्र कर देता है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, उनकी पैनी नजर कठिन से कठिन शास्त्रों की गहराई तक जाती थी और उनकी गूढ़ रहस्यों का रहस्योद्घाटन कर देती थी। इसी तरह से उनकी संगीत, उनका संगीत, उनके संगीत का ज्ञान, उनके संगीत के आगे, उनके वीणा वादन के आगे तुम्बरु, देवताओं के संगीत गुरु तुम्बरु और नारद भी लज्जित हो जाते थे। तो प्रयाग प्रशस्ति में ही लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और स्वयं हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में उनके लिए कविराज कहा है कि वो कविता लिखने में पारंगत थे, वीणा बजाना उनका शौक था। अश्वमेध पराक्रमः, उनको कौन कौन सी उपाधियां नहीं दी गई थी, हर उपाधियां धारण करते थे, मतलब वो सर्वगुण संपन्न थे। अब उनके गुणधर्म को लिया जाए, उनकी विशेषताओं को लिया जाए, जिन जिन क्षेत्रों को उन्होंने छुआ उनमें वो पारंगत थे। इस दृष्टि से अगर हम तुलना करते हैं नेपोलियन से, तो मुझे नहीं लगता है कि यह उचित है कि हम अपने उस महान सम्राट की तुलना नेपोलियन, उस वीर सेनानी से करें जो सेनापति, मुख्य रूप से सेनापति थे, लेकिन हमारे वे महान शासक सेनापति के साथ साथ हर क्षेत्र में उतने ही पारंगत थे जितने कि वो महान सेनानी और विजेता थे। अब विजेता की बात करें तो विजेता तो वो इतने बड़े थे कि जिस विजेता के लिए वो जाने जाते हैं, मूल रूप से हम यही जानते हैं कि वो ऐसे विजेता जो कभी पराजित नहीं हुए। इतना ही भर नहीं, उनके उससे भी अधिक उनके अनेक गुणधर्म हैं। विद्वानों ने उनके संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। अब हम 3-4 विद्वानों का नाम लेते हैं। जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने उनको कहा है कि उनका व्यक्तित्व अनूठा था और वो युग प्रवर्तक थे। इसी तरह से प्रोफेसर राखल दास बनर्जी ने कहा कि गुप्त शासकों में सबसे महान शासक समुद्रगुप्त थे। और डॉक्टर स्मिथ, जिन्होंने उनकी तुलना नेपोलियन से की है, उन्होंने स्वयं उनको बहुगुणी माना है, कहा है कि वे वीर सेनानी थे, महान शासक थे। महान शासक के साथ साथ वो विद्यानुरागी थे, कवि थे, वो विद्वान थे, वो संगीतज्ञ थे और गायक भी थे। तो स्वयं स्मिथ ने ही उनके गुरु का गुणगान कर दिया है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि हमारे उस महान सम्राट की तुलना नेपोलियन से करना उचित है। फिर भी व्यक्तित्वों की तुलना की जाती है। अब हम आप पर छोड़ देते हैं कि हमने 2 बिंदुओं पर तुलना को पर असहमति हमने जताई। यह असहमति हमारी व्यक्तिगत अपनी है और हमारी धारणा है, यह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हमने अपने विचार आपके समक्ष रख दिए। अगर आपको लगता है कि हमारी सोच में दम है तो आप हमारे पास जरूर सकारात्मक कमेंट करें और अपने सुझाव प्रस्तुत करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपके सुझाव आते हैं, अच्छे सुझाव आते हैं, सकारात्मक सुझाव, तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है और आगे इसी तरह के वीडियो बनाने में हमें भारी मदद मिलती है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारी यह बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा आप सुना करें, शब्द शब्द सुना करें और तब सकारात्मक कमेंट करें। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को और आप लाइक और शेयर तो जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम बार बार आपसे कहते हैं अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, उन्हें भी आप देखें और फिर बहुत सारे लोगों को भी हमारे चैनल से जुड़ें। आपसे हम बार बार आग्रह करेंगे और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।